जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी में एयर वन शक्ति दुबे जी। क्योंकि हिंदी माध्यम की कॉपी हमने बहुत देखी और हिंदी माध्यम के साथ साथ हमें इंग्लिश मीडियम की भी कॉपी देखनी चाहिए। और एयर वन अगर कोई है, रैंक वन प्राप्त कर रही है कोई, तो उनकी कॉपी अवश्य देखनी चाहिए कि वो कैसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं और उनकी राइटिंग कैसी है। ठीक है, इनके एस्से में थोड़े कम नंबर आए थे, बाकी सब में ठीक थे, इसीलिए इनका रैंक वन आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या उन्होंने अंडरलाइन की। आपको एक एक बारीकी पे नजर रखनी है, सिर्फ ये वीडियो वैसे नहीं देखनी है कि हाँ देख लिया हो गया। एक एक बारीक चीज पर, निबंध हो या जीएस का कोई पेपर हो, एक चीज पे देखो। विद द एलिफेंट बीइंग, तो इन्होंने कि सिर्फ एलिफेंट को अंडरलाइन कर लिया। अब वाइटल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट फेथ, it was widely represented in its sculpture as well। डिस्कस करना है कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड में। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। ये तो आपको पता होगा, पहले 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 वर्ड्स के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। अगले जो 10 क्वेश्चन है वो 250 वर्ड्स के हैं, 10 मार्क्स के। ठीक है, तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं कैसा लिखती है ये। सबसे पहले एलिफेंट आया, तो एलिफेंट के बारे में लिखना है। एलिफेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद बर्थ ऑफ बुद्धा। तो इन्होंने बता दिया एलिफेंट बुद्धिज्म से रिलेट कैसे करता है, शुरुआत कहाँ से होती है। तो बर्थ ऑफ बुद्धा एंड दस इज कंसिडर्ड एज एन ऑस्पिशियस सिंबल इन एंशिएंट ट्रेडिशन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने बता दी। अब एलिफेंट इन बुद्धिज्म कहाँ कहाँ है, तो इन महायान बुद्धिज्म, क्योंकि महायान हीनयान दो शाखाएं हैं, महायान बुद्धिज्म की बात करती है। अब बुद्धा हैज बीन थ्रो अ व्हाइट एलिफेंट, मतलब व्हाइट एलिफेंट की बात बता दी, बर्थ की बात बता दी वहां पर। दिस हैज फर्दर बीन रिप्लिका बुद्धिस्ट स्कल्पचर, यानी कई जगह पे बुद्धिस्ट स्कल्पचर में भी इसकी रिप्लिका देखने की है। अगला देखो, सारनाथ पिलर की बात की, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो सारनाथ पिलर आप जब देखेंगे तो वहां हाथी है। इन सारनाथ पिलर द कैपिटल फोर एनिमल, कौन कौन से? बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है, लाइन है। ठीक है, उस पिलर पर ऐसा पिलर है, उसके ऊपर कहीं पे शेर हैं बने, कहीं पे शेर हाथी हैं बने, कहीं पे अलग अलग जानवर ऊपर की ओर बने हैं। ठीक है, तो वहां पर हाथी भी दिख रहा है। अब हम, इन्होंने हाथी को देखो अंडरलाइन किया, जरा देखना, ये अंडरलाइन किया हाथी को। क्यों अंडरलाइन किया? क्योंकि हाथी के बारे में ही हमें बात करनी है, एलिफेंट के बारे में ही बात करनी है। दस एलिफेंट हैज बीन रिप्रेजेंट। ठीक है, अब दूसरा उन्होंने धौली केव की बात कर दी, एग्जांपल्स दे रही है कि देखो कहाँ कहाँ है। धौली केव इन ओडिशा विच वर यूज्ड बाय monks एज विहार इज मेड इन शेप ऑफ एन एलिफेंट। तो जो धौली केव है, जो विहार वहां बनाए गए हैं मोंग्स के द्वारा, वहां भी एलिफेंट का रोल है। अगला देखो, हाथी गुफा केव, वहां तो नाम ही हाथी गुफा केव है। विच आल्सो कंटेन खारवेल, राजा खारवेल आप जानते होंगे। ठीक है, वहां भी इन्होंने एलिफेंट की बात बता दी। अगला, ऑन द शेप्स हेयर आर रिलीफ स्ट्रक्चर्स एलिफेंट कैरिंग, मतलब कई जगह पे इन्होंने एग्जाम्पल देके बातें बता दी। दस एलिफेंट एज अ सिंबल हैज बीन यूज्ड अक्रॉस बुद्धिज्म एंड इज आल्सो एसोसिएट विद हिंदू ट्रेडिशन, यानी लास्ट में इन्होंने कह दिया हिंदू ट्रेडिशन में भी हाथी को महत्व दिया जाता है। बाकी इन्होंने कितनी जगह पे देखो एग्जाम्पल देकर सब जगह बता दिया कि अच्छा ही कैसे रिलेट करता है, चाहे वो बुद्धिज्म के बर्थ से रिलेट करता हो, चाहे वहां पे यही बताना हो कि व्हाइट एलिफेंट, स्पेशली व्हाइट एलिफेंट भी इन्होंने बताया। और फिर उन्होंने केव, पिलर, विहार सब कुछ बता के अपने बात समाप्त की। अब देखो दूसरा, इंडियाज वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वन बाय द एफर्ट एंड सेक्रीफाइस ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कई अलग अलग सोसाइटी वालों ने इसमें योगदान दिया। इन दिस कंटेस्ट डिस्कस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ट्राइबल वुमेन इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब केवल ट्राइबल की बात नहीं की गई, केवल वुमेन की बात नहीं की गई, बल्कि ट्राइबल के अंदर वुमेन्स की बात की गई। अब देख रहे हो कितना बारीक में जाकर क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब हम ट्राइबल की भी बात नहीं करेंगे, वुमेन्स की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिखना आसान होता।
हम ट्राइबल के अंदर वुमेन्स की बात करेंगे। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ ऐसी ट्राइबल वुमेन के नाम बताओ जिन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया हो। आप अगर 2 लोगों के नाम बता दोगे तब भी मैं जान जाऊंगा आपकी तैयारी अच्छे से चल रही, वरना ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। India's freedom struggle has been spearheaded by Bipin Chandra as one of the two most successful mass movement that has accommodated people from various walk of life। ठीक है, छोड़ो। अब देखो इन्होंने कैसे लिखा, बीच में लिखा इंडियन इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व्ड, इधर उधर लाइन ड्रॉ कर करके इन्होंने चीजें बता दी। ठीक है, एनसीएम सीडीएम इनकी बात कर दी, वुमेन मूवमेंट जो था उसकी बात कर दी, इंडियन रिवोल्ट की बात बताई। ठीक है, अहमदाबाद मिल, वहां भी आप देखो वुमेन्स थी। संथाल ट्राइबल, ये इसकी भी संथाल रिवेलियन की बात कर दी। ट्राइबल वुमेन पार्टिसिपेशन, तो द ट्राइबल रिवोल्ट वाज बेसिकली टारगेटेड अगेंस्ट दिकूस। दिकूस आउटसाइडर्स को कहते थे। दिकूस ये एर्थ क्लास की एनसीईआरटी में है, दीकू चैप्टर मैंने करा रखी है, आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मेजर ट्राइबल वुमेन हु वेट रिवोल्ट। ठीक है, अब देखो नाम पता होनी चाहिए। अब रानी गैडिनेल्यू ये नॉर्थ ईस्ट में है, मेन रूप से असम में। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो ये है। ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एनसीईआरटी में भी दी गई है। अब वहां पे नाम याद आए ये महत्वपूर्ण है। शी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, नागा ट्राइब्स, तो उधर नॉर्थ ईस्ट वाले में रानी गैडिनेल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, एनसीईआरटी में दिया गया है। दूसरा है देवी चौधरानी, तो देवी चौधरानी का भी महत्वपूर्ण रिवोल्ट में क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन है, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर आपको नाम ही नहीं याद आ पा रहे हैं तो आप कैसे करोगे आंसर। अब इनको देखो 2 ही नाम पता थे, 2 ही नाम लिखकर इन्होंने अपनी चीजें को अच्छे से बता दिया। ट्राइबल वुमेन्स ये वो इन्होंने बता दिया कि देखो बहुत अच्छे से इन्होंने चीजें सुधारी। अब 2 नाम इनको पता थे, इन्होंने आंसर बना दिया। अगर नाम ही आपको ना पता हो तो आप कितनी भी कहानी लिख लो, आपको उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, कौन था, कहाँ था, किस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, उसने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, सविनय अवज्ञा। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सी महिला ने पार्टिसिपेट किया था। तो और वो जो था लोहिया जी के साथ या जेपी जी के साथ, जेपी जयप्रकाश नारायण जी के साथ भूमि क्या कहते हैं वो अंडरग्राउंड होकर रेडियो के ऊपर वो सब जो था, उसमें भी एक महिला थी, उनका क्या नाम था। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने फिर बताया है, आप 2-3 पेज अलग अलग बनाओ, वुमेन्स का एक पेज, एक आदिवासियों का पेज, एक शेड्यूल कास्ट का पेज, ऐसे अलग अलग पेज बनाओ जिससे आप, जैसे यहाँ पे वुमेन्स आया था तो आपका तुरंत दिमाग उस पेज पे आपके जाएगा, वो वुमेन वाला पेज, उसमें कौन कौन से नाम थे, उसमें से अब आपको आदिवासी यानी ट्राइबल वाली वुमेन्स के नाम निकाल लेने हैं। समझ गए आप। चलिए, इंग्लिश की इतनी स्पीड में लिखी गई है कि हो सकता है 1-2 वर्ड प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। मैं इंग्लिश मीडियम का नहीं हूँ, आप भी शायद हिंदी माध्यम के हैं, तो इस बात पर हंसिएगा मत कि सर पढ़ नहीं पाए, ये नेशनलिस्ट लिखा है, क्योंकि वो इतनी ऐसे 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 लिख दिया गया ना, तो वो पल्ले मेरे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का हूँ, जितना इंग्लिश आती है उतना से मैं काम चला देता हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, लेकिन जो राइटिंग है ना वो थोड़ा सा मेरे ऊपर से निकल जाएगी 1-2 शब्द, तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तीसरा क्वेश्चन, अगर हिंदी में पढ़ें तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधित दृष्टिकोण में अंतर्निहित प्रमुख सिद्धांतों को वर्णित कीजिए। ब्रिंक आउट द की प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग रविन्द्रनाथ टैगोर विजन नेशनलिज्म ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमें की प्रिंसिपल्स बताने हैं किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विजन के, नेशनल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो मेन रूप से अगर अंडरलाइन करने की बात हो तो क्या क्या होगा। पहला तो की प्रिंसिपल्स बताने हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की विजन के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, इसके नेशनलिज्म के। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट पोइट दैट इंडिया हैज हैड। तो पहली बात तो यही बता दी, पोइट के साथ इन्होंने इनका इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने वर्ड क्या लिखा, ये पोइट थे, नेशनलिस्ट पोइट। ठीक है, फेमस वर्क क्या है, गीतांजलि, इसको कोट कर दिया। और देखो अंडरलाइन कर रही है,
रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अंडरलाइन किया, नेशनल पोइट को अंडरलाइन किया, गीतांजलि को अंडरलाइन किया। जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन भी करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर विजन, क्या विजन था आप देखो। दाउ ही हैज नॉट प्रोवाइडेड फॉर एनी एक्सपोजिट मॉडल ऑफ हिज nationalism, yet from his work we can deserve his event, जो भी है। he has written an essay, उन्होंने एक essay लिखा, where the, पता नहीं क्या लिखा है, without tear and head is held high। सेम आपको क्या समझना है, आपको समझना है इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात याद थी, इन्होंने पॉइंट कोट किया, इन्होंने उस कोटेशन को लिखा, इन्होंने उस पंक्ति को लिखा जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। अब आपको भी ये चीजें याद होंगी तभी तो लिख पाएंगे। समझ रहे हो आप कितना पढ़ना है। वेयर, और ये इन्होंने पता क्यों लिख दी, क्योंकि ये एथिक्स में है। जीएस का 4th नंबर का जो पेपर है वहां भी रविन्द्रनाथ टैगोर दिए गए हैं, क्योंकि जो प्रमुख विचारक है ना वहां दिया गया जो शब्द है प्रमुख विचारक, वहां रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी है, और टैगोर जी और महात्मा गांधी जी की तुलना भी है, तो वहां से इन्होंने इसको पढ़ा है और वही की चीज को यहाँ यूज कर लिया है। समझ गए आप। वेयर ही हैज सिग्निफिकेंट द इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रीडम, तो टैगोर हैज, ये क्या करते थे, नेरो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश, यानी ये कह रहे थे अगर ब्रिटिश की कोई चीज अच्छी है तो उसको ले लो, कोई खराबी नहीं है, सिर्फ भारत भारत ना करो, वहां की कोई चीज अच्छी है तो अगर देखेंगे आप तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो असहयोग आंदोलन वगैरह हुआ था उसमें इस बात का विरोध भी करते थे कि बाहर की जो चीजें आ रही हैं उसको आप जलाकर क्या कर लोगे, उसको जलाना नहीं चाहिए बल्कि अन्य कामों में अपना योगदान देना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करो, ना कि उनके कपड़े जलाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये इस बात पर भी बातें करते थे। He was against consumerism, which has led to Indian economy. Well, he advocated freedom against any kind of subjugation, not just in political level, but also individual level। मतलब वो नहीं, ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ भारत आजाद हो जाए, पॉलिटिकल लेवल नहीं, इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तियों का भी तो भला होना चाहिए। तब वाज colonial rule, he was against colonial rule, he wanted Indians, he feared a good from British इन कंपनी विद इन, मतलब क्या चाहते थे, इंडियंस का राज हो लेकिन ठीक ठाक तरीके से। दस टैगोर वाज प्रोवाइडेड फॉर वेरी बैलेंस्ड, वेरी नेशनलिज्म दैट मस्ट गाइड इंडियन, ठीक है। अब इसमें इतना सब चीजें याद नहीं रखनी है, हमें क्या समझना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे इससे आया है या क्वेश्चन आया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे क्वेश्चन लिखने के लिए आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी की चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे किसी भी इंडियन नेशनल में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा था उन पे आ सकता है, भगत सिंह जी के पे आ सकता है चीजें, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल पुल्स coupled with external pressure as well as colonial resistance prompted the European power in relinquish their claim और colonies, इलोबरेट करना है। बाह्य दबाव और औपनिवेशिक विरोध के साथ साथ घरेलू दबाव ने यूरोपीय शक्ति को उपनिवेशों पर अपना दावा छोड़ने के लिए विवश किया। मेन बात क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझोगे तो समझ में आएगा कि जो यूरोपीय शक्ति थी उस पर सिर्फ घरेलू दबाव नहीं था, कई बार कहा भी जाता है कि भारत के लोगों के द्वारा जो विरोध किया गया उससे हमें आजादी नहीं मिली, बल्कि उनके ऊपर बाह्य दबाव जो था, जो वह हार रहे थे, जो अमेरिका ग्रेट बन रहा था, अन्य लोग, रूस ग्रेट बन रहा था, जब रूस और अमेरिका दो पावरफुल शक्तियां आ गई तो ब्रिटेन पे थोड़ा दबाव भी था। तभी यहाँ लिखा है कि घरेलू के साथ साथ बाह्य दबाव और औपनिवेशिक विरोध के भी एक बड़ा फैक्टर था, इस पे चीजें लिखनी है। तो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स वेंट कॉलोनियलिज्म द वर्ल्ड इन ऑर्डर, वही मैंने बताया अपने इंटरेस्ट पे था वर्ल्ड ऑर्डर। अब दो धरे बन गए थे, एक रूस एक अमेरिका, ब्रिटेन अब उससे थोड़ा सा छोटा हो गया था। मेजर रीजन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हो रहा था अलग अलग जगह, तो रॉ मटेरियल चाहिए था, चीप लेबर चाहिए थी, मार्केट भी चाहिए थी, ये तीनों हमारे पास भर भर के थे। वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, ठीक है, वी विटनेस्ड द डीकोलोनाइजेशन इवेंट अक्रॉस द ग्लोब, तो वही डीकोलोनाइजेशन के लिए चीजें हुई। रीजन क्या था, इंटरनल पुल हमारा तो लग ही रहा था, हम अगेंस्ट थे, हम बाहर भगा ही रहे थे, ठीक है। फिर दूसरा
ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी चीज़ें ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर, यूनाइटेड नेशन अमेरिका जो मैंने बोला, उसका भी प्रेशर था। रूस उधर से एक बड़ी शक्ति बन रहा था। colonial resistance. By this, colonies had already realized that ultimately British was just ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब हमारे यहाँ लोग समझ गए थे ब्रिटिश क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ चीज़ें ग्रोथ नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और वह लोग ग्रोथ करते जा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ से भी जो चीज़ें थी वो दबाव ज़्यादा बन रहा था, प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा था। दीज फैक्टर लेट रिलीविंग, मतलब ये बता दिया कि दोनों थे, हमारे यहाँ भी थे, हमारे यहाँ का एग्जाम्पल दे दिया, बाय वाला उसका एग्जाम्पल दे दिया, वर्ल्ड वार और यूनाइटेड नेशन और अमेरिका और रूस, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो गया क्वेश्चन। अब देखो, आइडेंटिफाइंग द ग्रोथ ड्राइवर ऑफ एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर के बारे में पूछा गया। डिस्कस द एसोसिएट इशू, भारत में जलीय कृषि को बढ़ावा देने वाले कारकों की पहचान करो, इससे संबंधित समस्याओं पर चर्चा करो। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एक्वा कल्चर क्या है। एक्वा कल्चर इज कंसिडर्ड टू बी सनराइज सेक्टर, एक उभरता हुआ बाजार है, एक उभरता हुआ क्षेत्र है, यहाँ संभावनाएं हैं। इट कैन कंट्रीब्यूट टू इंडिया जीडीपी, इंडिया जीडीपी में बढ़िया कंट्रीब्यूट कर सकता है, डेवलपमेंट अगर होता है इसके साथ, ठीक है। ग्रोथ ड्राइव ऑफ एक्वाकल्चर इन इंडिया, देखो इंडिया वास्ट कोस्ट लाइन, हमारे कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, इतनी लंबी कोस्ट लाइन है हमारी, तो हमारे यहाँ कोस्ट लाइन लंबी है तो एक्वाकल्चर बढ़िया होगा ही होगा, ठीक है। अप्रॉक्स इन्होंने लिख भी, देखो देखो 7,500 किलोमीटर लगभग इन्होंने लिख भी दी। दूसरा, इनलैंड रिवर्स भी बहुत हैं, मतलब भर की हैं, फिर लेक हो गई, और भी चीजें हैं, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री इनकम भी हो सकती है लोगों की, साथ में खेती के साथ साथ ये भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या क्या है, अनसर्टेन प्रोफेशन है, बारिश हुई तो ठीक, अब गेहूं लगे हुए हैं, पक गए हैं, काटने वाले हैं, उसमें बारिश हो गई तो अनसर्टेनिटी है ही। कोस्टल कम्युनिटी, हम एंशियंट टाइम से ये लाइन काम करते आ रहे हैं, एंशियंट टाइम में भी चीजें हो रही थी, ठीक है। इशू क्या क्या है, तो कल्टीवेट चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, फिश वाला जो मैटर है उसका भी इशू है। टेक्नोलॉजी की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, अभी उतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो इंश्योर ग्रोथ, गवर्नमेंट हैज कम विद पीएम मत्स्य संपदा योजना, इन्होंने एक पीएम मत्स्य संपदा योजना भी बता दी कि देखो पीएम जो गवर्नमेंट है वो बढ़िया काम कर रही है, एक ये भी लिख दिया, तो इन्होंने चीजें भी, स्कीम वगैरह भी बता दी और कुछ चीजें बता दी कि ये काम करके आप अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 5, लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि इन्होंने वो पॉइंट्स में लिखी हैं चीजें, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं लिखी। इशू है उसको भी पहला दूसरा तीसरा पॉइंट में लिखा, बात को रीजन निष्कर्ष टाइप का कुछ लिख दिया। यहाँ भी देखो 3 2 1 पॉइंट्स में लिखा, ऊपर इंट्रोडक्शन हो गया, नीचे भी देखो निष्कर्ष, सॉरी कंक्लूजन हुआ, 1 2 3 पॉइंट्स में लिखी चीजें एक, और ऊपर क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ भी देखो पॉइंट्स में लिखी चीजें, पॉइंट्स कैसे भी, हर क्वेश्चन में यहाँ पे चीजें थी तो इन्होंने इस टाइप से डायग्राम टाइप बना दिया। तो जहाँ भी पॉइंट लिख सकते हैं, देखो यहाँ भी पॉइंट्स 4 3 2 1, जहाँ भी, और यहाँ पे देखो जगह थी तो इन्होंने इस टाइप से चीजें लिख दी। तो आपको ये बताना है कि ये हेडिंग भी बनाना है, कहाँ पर आप हेडिंग बना सकते हो, कहाँ पर आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स दूर से दिखते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, मुझे कुछ लिखना है, अगर मैं इधर बात करूँ, मान लो यहाँ इस पेज पे हमें कुछ लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर मान लो ये दूसरा पेज आ गया मेरा, ठीक है, अब दूसरा पेज है, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी, नंबर 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे लिख दिया तो उसे दिख रहा है कि इस पॉइंट पे इसने 4 पॉइंट लिख दिए, दूसरा पॉइंट उस पे भी मैंने 4 पॉइंट लिख दिए, तो उसे दूर से दिखता है कि देखो 4 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे, यानी इस पूरे क्वेश्चन में उसने 8 पॉइंट लिखे। तो ये जैसे ही उसके दिमाग में आता है 8 पॉइंट लिखे, 10 पॉइंट लिखे, तो दिमाग में आता है कि बढ़िया लिखा है उसने, ठीक है। आप लिखते जाओगे तो उसे बोर भी होगा और उसे समझ में भी नहीं आएगा आप कितना लिख पाए, ठीक है। तो ये फायदा होता है कि उसे लगता है 10 पॉइंट लिख दिए, 4 यहाँ 4 यहाँ,
ऊपर इंट्रोडक्शन, नीचे निष्कर्ष। 8 पॉइंट हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, निष्कर्ष हो गया, 10 नंबर का अच्छे से हो गया, 5 नंबर दे दो इसे। समझ रहे हो आप? तो चीज़ें जितनी ईज़ी हो सकती हैं उतनी ईज़ी करना है। बाकी आप हिंदी माध्यम वाली मैं कॉपी करा रहा हूँ, इंग्लिश माध्यम की होगी। अब आपको तुलना करना है कि कौन क्या कैसा लिख रहा है, किससे हम पहला नंबर ला सकते हैं। अगर यहाँ पे कोस्ट लाइन दिखाई दी, अगर ये डायग्राम इतना बना दिया जाता तो और बेहतर हो जाता कि कोस्ट लाइन के आगे बस इसे कितना टाइम लगता। अब बताओ कितना टाइम लग रहा है? ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप ऐड ऑन करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। कल से मैं यहाँ से बताऊंगा कि आगे इन्होंने कैसे कहा, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखो यहाँ पे आप देखोगे सब। देखो ये बना दिया, ये देखो ये भी डायग्राम बना दिया पूरे वर्ल्ड का मैप। आप बना पाओगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो पॉइंट्स, तो ये सब हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बारीकी से चीज़ें करनी है कि कैसे क्या कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, बाकी हिंदी माध्यम वाली सीरीज चल रही वो भी देखिए, आप वहाँ से भी चीज़ें सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।